डियर स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग इस क्लास में एक नया विषय योजना आयोग प्लानिंग कमीशन शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले ये बात बता देना चाहते हैं कि 2017 ईस्वी में, यानी जब 2014 में नई सरकार हमारे देश में बनी, तो उसने एक नया परिवर्तन किया। वो नया परिवर्तन क्या था कि 1951 से या 50 से जो भारत में योजना आयोग का अस्तित्व था, उसको समाप्त कर करके नीति आयोग बना दिया। तो पहले इसको स्पष्ट कर दें कि योजना आयोग पहले था, उसका अर्थ क्या था, और नीति आयोग जो बना तो उसका अर्थ क्या हुआ। तो आयोजन जो प्लानिंग है, पहले उसको समझ लीजिए कि ये शब्द जो जुड़ा हुआ है किसी से, आयोजन से। ठीक है, आयोजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लान। तो इसका अर्थ क्या होता है, इसके मीनिंग्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं, तब आगे की बात समझ में आएगी। तो इसका अर्थ होता है कि जो संसाधन है, यानी रिसोर्सेज जो है, संसाधन का मूल्यांकन कर सदुपयोग की नीति बनाना। हम थोड़ा कम वर्ड लिख रहे हैं ताकि आपको पूरी बात अच्छे ढंग से समझ में आए। बहुत लंबा सेंटेंस अगर लिखा जाएगा तो बातें समझ में नहीं आती। अगर छोटा सेंटेंस से समझाया जाए तो बातें ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आती है। तो पहले हम लोग आयोजन समझते हैं, यानी प्लानिंग क्या है। तो सिंपल सी बात है कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है। अब रिसोर्सेज का जहाँ तक संबंध है, तो आमतौर पे जो प्राकृतिक संसाधन है, यानी प्रकृति के माध्यम से, दूसरे शब्दों में धार्मिक दृष्टिकोण से कहिए तो ईश्वर कृत जो है, ये ईश्वर प्रदत्त जो है, वो सभी के सभी संसाधन में आते हैं। यहाँ तक कि हम लोग भी, यानी मनुष्य भी एक संसाधन है, क्योंकि मनुष्य भी प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त। और इसके अतिरिक्त इस धरती पर जितना भी जीवित या अजीवित, लिविंग और नॉन लिविंग, जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, सब के सब संसाधन हैं, सब के सब रिसोर्सेज हैं। उदाहरण के लिए जैसे पेड़ पौधे, जंतु, ये लिविंग थिंग्स हैं, वो भी संसाधन है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, वो भी संसाधन है। तो इस प्रकार से जो संसाधन है उसका पहले मूल्यांकन करना, इवेल्युएट करना कि कितना है। जब हम संसाधनों का इवेल्युएट कर लेते हैं कि कितना है, तब उसके उपयोग की नीति बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं? ऐसा इसलिए बनाते हैं कि भविष्य के लिए वो सुरक्षित है। अगर अंधाधुंध उसका निष्कर्षण करेंगे, निकालेंगे और उसका उपभोग करेंगे, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में ही वो संसाधन समाप्त हो जाए। और जब हमारे जीवन में वो संसाधन समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें संकट का सामना करना पड़ेगा, हमारे जीवन के विकास की गति जो है वो रुक जाएगी। तो इसलिए मूल्यांकन करके उसका सदुपयोग का अर्थ हुआ कि भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की जो नीति बनाई जाती है, उसी को आयोजन बोलते हैं, उसी को प्लानिंग बोलते हैं। अब इस सदुपयोग पे बहुत सारी बातें शामिल हैं। बोर्ड पर जगह कम रहने की वजह से सारी बातें हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बिंदुवार आप इसको समझिए अपने मस्तिष्क में कि सदुपयोग का एक अर्थ ये भी है कि ये सिर्फ भविष्य के लिए सुरक्षित रहे, यही नहीं देखा जाए सदुपयोग के दृष्टिकोण से, बल्कि ये भी देखा जाए कि इस संसाधन का आवश्यकता किन किन लोगों को, उन्हीं लोगों तक इन संसाधनों को पहले पहुंचाया जाए, यानी समावेशी विकास किया जाए।
या कह लीजिए कि सामाजिक न्याय के साथ विकास हो, सोशल जस्टिस के साथ विकास हो। तो सदुपयोग में सोशल जस्टिस भी एक फैक्टर है। जैसे उदाहरण के लिए कि किसी व्यक्ति के घर में जो है इतना खाना है कि वो 24 कैलोरी और 22 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर ले रहा है, इसके अलावा भी उसके यहाँ खाना बचा हुआ रह जा रहा है, वो उसको फेंक दे रहा है। और दूसरा व्यक्ति ये है, वो है कि जिसके पास इतना खाना ही नहीं है कि वो 22 या 24 कैलोरी ऊर्जा का उपभोग करे, बल्कि वो 1000 कैलोरी या 900 कैलोरी कर पाता है, 2200 या 2400 कैलोरी ऊर्जा का उपभोग नहीं कर पाता है। तब प्लानिंग में क्या होगा कि वहाँ से अनाज को हटा करके ऐसे लोगों तक पहुँचाना जहाँ पर जो है वो संसाधन उसके पास कम है। तो ये क्या आप कर रहे हैं? ये एक सोशल जस्टिस कर रहे हैं, सामाजिक न्याय कर रहे हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक किसी भूभाग या क्षेत्र या देश के संतुलित विकास का दावा नहीं कर सकते। ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं जिसके कारण से वो देश या भूभाग एक विकसित देश या एक विकसित भूभाग। तो यदि ऐसा जो है आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएगी? आयोजन में, प्लानिंग। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब देखिए साहब, इस आयोजन के जो तरीके हैं वो जरा सुन लीजिए। ये जो आयोजन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये करने के दो रूप हैं। हम योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में आपको बता रहे हैं, तो इसलिए उसी तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि कितने रूप हैं? दो रूप। एक रूप को हम लोग कह सकते हैं केंद्रीकृत आयोजन, सेंट्रलाइज्ड, केंद्रीकृत आयोजन, यानी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, है ना सर? और दूसरा को हम कह सकते हैं विकेंद्रीकृत आयोजन, विकेंद्रीकृत आयोजन। यानी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। ठीक है? तो केंद्रीकृत आयोजन या सेंट्रलाइज प्लानिंग का अर्थ ये हुआ कि जो योजना बने, जो प्लानिंग बने, वो एक जगह बैठ करके, एक सेंटर पर बैठ कर, और वहीं पर सारे चीज़ों पर विचार करके हम देश के लिए योजना बना दें। और डिसेंट्रलाइज का अर्थ ये हुआ कि योजना एक जगह पर नहीं बने, बल्कि देश के हर क्षेत्रों में, यहाँ पर हर क्षेत्र का अर्थ कि क्षेत्रों को हमारे यहाँ विभाजित किया प्रखंड में। प्रशासनिक यूनिट जो हमारा सबसे लोएस्ट कौन है? प्रखंड है। तो हर प्रखंड में अपने प्रखंड का योजना बने, और प्रखंडवार योजना जब बन जाए तो उसका सम्मिलित रूप जिले योजना के रूप में सामने आवे। हर जिले की योजना जब बन जाए तो उसका सम्मिलित रूप एक राज्य योजना के रूप में आए, और जब सारे राज्य का योजना बन जाए तो फिर वो सभी को सम्मिलित करके एक देश की योजना तैयार किया। तो डिसेंट्रलाइज का अर्थ ये हुआ कि हर क्षेत्र की जो अनिवार्यता और आवश्यकता है उसके अनुरूप योजना बनाया जाए, और सेंट्रलाइज का अर्थ हुआ कि देश के आम आवश्यकताओं को देख कर करके योजना का निर्माण किया जाए। तो हमारे देश में 1951 से लेकर के 2017 ईस्वी तक सेंट्रलाइज प्लानिंग सिस्टम चला, और 2017 से अब तक जो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग चल रहा है। तो इसमें दोनों बात में कौन सही है कौन गलत है, इस पर अगर बहस करने के लिए आए
तो ये हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अपने समयानुसार दोनों चीज़ें सही हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसी समस्याएं थी जिसका निराकरण कर देना पहले अनिवार्य था, और उन समस्याओं के निराकरण के लिए ये ज़रूरी था कि योजना सेंट्रलाइज बने, प्लानिंग या आयोजन सेंट्रलाइज हो। इसलिए आरंभिक देश की सरकार ने जो किया वो भी सही किया, लेकिन नवीन सरकार ने जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की नीति अपनाई वो इसलिए ज़रूरी है कि सार्वभौमिक रूप से ऊपरी तौर पे देश को जितना विकास करना चाहिए था आधारभूत ढांचे के लिए, वो पूर्व की सरकारों ने कर दिया। अब जो विकास करना है उसके लिए ज़रूरी है कि माइक्रो डेवलपमेंट किया जाए, यानी सूक्ष्म विकास किया जाए, जिसका अर्थ ये हुआ कि अब हर क्षेत्र के अलग अलग समस्याओं को दृष्टिगत रख करके जो है वो योजना बने। हर क्षेत्र की समस्या का अर्थ क्या है थोड़ा सा बता दें तो आपको अच्छा समझ में आएगा। जैसे राजस्थान का इलाका है तो वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ जल का अभाव है। एक तरफ असम का इलाका है जो पूरी तरीके से जल से भरा रहता है, बंगाल का इलाका है जल से भरा रहता है। अब देखिए कि सिंचाई के मामले में अगर हम सेंट्रलाइज योजना बनाते हैं तो हम दोनों क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अगर हम वृहद नहर की योजना बना देते हैं तो राजस्थान के लिए तो ये उपयुक्त होगा, लेकिन असम के लिए ये उपयुक्त नहीं होगा। अगर बांध की वृहद योजना बना देते हैं कि सभी जगह बांध बनेगा तो राजस्थान में न पानी ही नहीं तो बांध आप कहाँ बनाइएगा, तो पैसा बेकार हो जाएगा। ये ज़्यादा उपयोगी असम के लिए होगा कि बाढ़ को कंट्रोल कीजिएगा बांध बना कर उसके पानी को दूसरी जगह ले जा कर। तो अब आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हमारे यहाँ विकास में सूक्ष्मता की, माइक्रोनेस की आवश्यकता है। माइक्रोनेस सूक्ष्मता का अर्थ ये हुआ कि हम हर क्षेत्र के अब समस्याओं का अध्ययन करें और उसके क्षेत्र के अनुरूप उस क्षेत्र का योजना बनाएं। तो इसलिए क्षेत्रीय आधार पर योजना बनाना देश विकास के लिए अनिवार्य हो गया। इसलिए नवीन सरकार ने 2017 ईस्वी में डिसेंट्रलाइज प्लानिंग या विकेंद्रीकृत आयोजन का श्रीगणेश किया। तो अब आप समझ गए पूरी बात। अब देखिए कि ये जो रूप था उसके तहत योजना आयोग बना, है ना, योजना आयोग बना। क्या बना? योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। और डिसेंट्रलाइज के लिए क्या बना? तो नीति आयोग बना, नीति आयोग बना। ठीक है, नीति आयोग जब पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल्स बताएंगे, सब समझे। यहाँ पर उसको डिटेल्स करना उचित नहीं है। यहाँ पर हम लोग का फोकस क्या होगा? योजना आयोग। अब बात समझ आई। अब देखिए साहब, ये जो आयोजन पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, किस पर? आयोजन पर, प्लानिंग पर। तो अब ये देख लेते हैं कि जो आयोजन है यानी प्लानिंग है उसका उद्भव देखते हैं कि कैसे हुआ। आयोजन या प्लानिंग का उद्भव किस ढंग से उद्भव हुआ इसका? तो इसका उद्भव के लिए जो उत्तरदायी घटना है, वो घटना है तीसा का संकट। तीसा का संकट। हम जानबूझ के तीसा लिख रहे हैं ताकि आपको कम बार परिचित होने के कारण अगर ये शब्द आपके पास आए तो समझ जाए। ये एक्चुअली में इसको तीसा के संकट का अर्थ हुआ
1929, 30 या 33 कर लीजिए, 1929-33 का विश्व आर्थिक संकट, प्रथम विश्व आर्थिक संकट, ये फर्स्ट बार ऐसा हुआ था, प्रथम विश्व आर्थिक संकट। बात समझ में आ रही है? इसी को 1929 से 33 के बीच में प्रथम विश्व आर्थिक संकट जो हुआ था, उसी को तीसा का संकट हम लोग बोलते हैं। तो इसको पहले समझना काफी आपके लिए जरूरी कि है क्या चीज। देखिए, और इसका प्लानिंग से कैसे जुड़ाव हुआ। तो तीसा का जो संकट था वो वास्तव में पूंजीवाद का उग्र रूप था, या दूसरे शब्दों में कहिए कि पूंजीवाद अपने उग्र रूप में जब प्रकट हुआ तो उसके वजह से तीसा का संकट आया। अब आपको यह समझना होगा कि फिर पूंजीवाद क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, कैसे उभरा। तो शाब्दिक दृष्टिकोण से यह देखा जाए कि जब अर्थव्यवस्था में पूंजी महत्वपूर्ण हो जाए, कैपिटल ही महत्वपूर्ण हो जाए, तो ऐसी व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं। अब आपको यह देखना होगा कि यह कब से महत्वपूर्ण हुआ। तो आप एक डेट मान लीजिए अपने पास 1500 ईस्वी। 1500 ईस्वी से पूर्व का जो अर्थव्यवस्था है देखिए, और 1500 ईस्वी के बाद का अर्थव्यवस्था देखिए, तो आपको पूंजीवाद का उद्भव दिखाई पड़ जाएगा। 1500 ईस्वी से पूर्व का जो व्यवस्था था या आर्थिक स्थिति थी, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, जिसमें उत्पादन पूरा पूरा सामंतों के द्वारा हड़प लिया जाता था, और जो मजदूर और किसान थे उनको जीवन निर्वाह के लिए भी नहीं, बल्कि कहिए कि सांस लेने के लिए अनाज दे दिया जाता है। और सारे के सारे उत्पादन पर कब्जा किसका होता था? तो सामंत का, पादरी का। और जो नोबल क्लास थे, यानी जो शासक के वर्ग थे। तो ऐसी स्थिति में जो अर्थव्यवस्था थी वो गतिहीन थी। शासक वर्ग मुख्य उपभोक्ता था जिसकी संख्या काफी कम थी। तो ऐसी स्थिति में उस शासक वर्ग के द्वारा भोग विलास की वस्तु का इस्तेमाल किया जाता था। तो चूंकि उनकी जनसंख्या कम थी, इसलिए उपभोग के लिए वस्तु भी कम आवश्यकता थी। तो वैश्विक स्तर पे कुछ फिक्स बाजार थे, जैसे मिस्र का बाजार, वेनिस का बाजार, सिसिली का बाजार। तो कहीं के भी शासक वर्ग हो, उनके लिए जो है इन बाजारों से सामान जो है अच्छे अच्छे सामान चले आते थे। और ये पहुंचाने वाले कौन होते थे? तो व्यापार। तो यानी व्यापार जो होता भी था ना, वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होता। एक प्रकार से कह लीजिए कि आर्थिक स्थिति गतिहीन, बहुत लिक्विडिटी या मोबिलिटी अर्थव्यवस्था में नहीं। अब इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई चली, वो सब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। उस लंबी लड़ाई के बाद एक वाद, एक इज्म उभर कर सामने आया, जिसको बोला जाता था वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म। वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म क्या था कि बड़े पैमाना पे व्यापार होने लगा। पहले व्यापारी छोटे नावों में या कश्तियों में सामान को ले जाकर करके बेचते थे, अब बड़े बड़े जहाजों में सामान बिकने लगे। तो क्यों? क्योंकि उपभोक्ता वर्ग का उदय हुआ। अब जो पूर्व की सामंतवादी व्यवस्था धाराशायी होने लगी, राजतंत्र मजबूत हुआ, इसके अलावा व्यापारी वर्ग मजबूत हुआ, तो ये लोग सामंती स्थिति की तरह काम नहीं करते थे। तब क्या है, किसानों के पास भी पैसा आने लगा, मजदूरों के पास भी पैसे आने लगा, और एक नया उपभोक्ता वर्ग वैश्विक स्तर पर तैयार हुआ। और उसके परिणाम क्या हुए? उसके परिणाम ये हुए कि अब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगी। तो जब वस्तुओं के मांग में वृद्धि होने लगी, तो फिर वस्तुओं का व्यापार भी वृहद पैमाने पे होने लगा। तो वस्तुओं का व्यापार जब वृहद पैमाने पे हो रहा, तो बड़े बड़े जहाज में जाने लगे सामान।
तो उसमें अधिक धन की आवश्यकता थी। तो लोगों ने अपना धन एक जगह एकत्र करके एक व्यक्ति को मालिक बना दिया, जिससे जो है वो संयुक्त पूंजी कंपनी का उदय हुआ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का उदय हुआ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और अपने में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन करके उसको जिम्मा दे दिया कि आप व्यापार कीजिए और लाभ कमा करके हमको दीजिए। तो यही व्यवस्था वाणिज्यवाद कहलाती है, मार्केटिंग। अब इससे क्या हुआ कि आर्थिक लाभ ज्यादा होने लगा। बात समझ आ रही कि नहीं? तो जो लोग पूंजी लगाए थे उनके पूंजी में वृद्धि हो गई या कमी हो गई? बोलते क्यों नहीं? वृद्धि हो गई। तो अब उनके पास वो कमा नहीं रहे, वो सिर्फ पूंजी लगा रहे हैं। तो अब उनकी पूंजी में वृद्धि हो गई, तो वो पूंजी के क्या कहलाएंगे? पति कहलाएंगे। तो इस तरीके से पूंजीपति वर्ग का उदय। पहले पूंजीपति वर्ग एक वर्ग के रूप में नहीं था, पहले ये सेठ साहूकार के रूप में जाना जाता था, चुपके से रहता था। अब बजाते तौर पे समाज में पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ, कैपिटलिस्ट। ये जो पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ सुशांत जी, ये अब क्या चाहने लगा कि हम पूंजी से ही अब और लाभ कमाएं। तो पूंजी से लाभ कमाने की जो प्रवृत्ति उदय हुई, उससे एक वाद का जन्म हुआ, जिसको बोला जाता है पूंजीवाद। कितनी खूबसूरत वाद का मतलब आइडिया, आइडियोलॉजी। हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जब पूंजीवाद उदय हुआ तो ये भी गलत नहीं था, इससे भी अर्थव्यवस्था और गति करने लगी। क्योंकि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन के लिए हर जगह पूंजी की आवश्यकता थी, जहां ये पूंजीपति ही पूंजी लगा रहे थे। तो अर्थव्यवस्था जब विकास करती है तो नए नए संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जैसे यातायात के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ी, तो ट्रेन चलाने के लिए बहुत बड़े पूंजी की जरूरत थी। तो ये पूंजी किसने लगाया? पूंजीपतियों ने लगाया, उनके पास धन था। ये तो धन ना होता तो ट्रेन का जाल ना बिछता, धन ना होता तो हवाई जहाज का जाल नहीं बिछता, धन ना होता तो रोडवेज का चौड़ी रोडवेज का जाल नहीं बिछता। तो पूंजीवाद का ये स्वरूप लाभदायी था। किसके लिए? बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के विकास के लिए। लेकिन हर बात का या हर चीज का उग्र रूप सही नहीं होता है, एक सीमा तक सही है। तो पूंजीवाद का उग्र रूप क्या हो गया कि अब पूंजी में गलत तरीके से संसाधन प्रयोग करके इससे लाभ कमाना। अगर पूंजी का प्रयोग उत्पादक कार्यों में कर रहे हैं तब तो ये पूंजी का सदुपयोग है, जैसे रेलवे में। लेकिन अब सैचुरेटेड अगर हो जाए पूंजीवाद, यानी अब कहीं भी कोई पूंजी लेने के लिए तैयार नहीं है, तब उसको गैर उत्पादक वर्ग को अगर ये पूंजी आप दे दीजिएगा, नॉन प्रोडक्टिव क्लास को, तो इससे आपकी पूंजी वापस नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं पूंजीवाद में लालच। तो अमेरिका इतना ज्यादा विकसित कर गया था और विश्व की सारी अर्थव्यवस्था उसके साथ जुड़ चुकी थी, उसके पास इतना कैपिटल आ गया था कि अब चाहने लगा कि ये इस कैपिटल से और अधिक कैसे लाभ कमाया जाए। तो वहां के छात्रों को, बेरोजगारों को वहां के इंश्योरेंस कंपनियों ने और बैंकों ने लोन दे दिया। कहाँ के? अमेरिका। अब देखिए, जैसे ही लोन दिया तो गैर उत्पादक वर्ग था वो सब स्टूडेंट, तो वो क्या कर दिया? उत्पादन में नहीं धन को लगाया, अय्याशी में लगा दिया। और नतीजा के तौर पर उन इंश्योरेंस कंपनियों को और बैंकों को पैसा वापस नहीं हुआ। अब जब पैसा वापस नहीं हुआ तो जो अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट होता रहेगा तभी ना चलेगा। उसमें सैलरी देना है, रॉ मटेरियल लाना है। और ऐसी परिस्थिति में जब पैसे की कमी हो गई अमेरिका में, तो ये सारे स्थिति उद्योग में मंदी आने लगी। अब मंदी एक ऐसा बीमारी है कि अगर अर्थव्यवस्था में घुस गया तो सबसे पहला जो खत्म करता है वो उपभोग के कैपेसिटी को, क्रय शक्ति, परचेसिंग कैपेसिटी को। और परचेसिंग कैपेसिटी जैसे ही आपकी समाप्त होगी, आपका उद्योग बंद होना शुरू हो जाएगा। और जब उद्योग बंद होना शुरू हो जाएगा तो बेरोजगारी फैलेगी। बेरोजगारी फैलेगी तो क्रय शक्ति और कम होगी। तो एक दुष्चक्र का निर्माण हो जाएगा मंदी का। और वही 1929 में हुआ अमेरिका।
तो अमेरिका से जो मंदी शुरू हुई वो वैश्विक कैसे हो गया? वो वैश्विक इसलिए हुआ कि हर देश की अर्थव्यवस्था अमेरिका से जुड़ी हुई, आयात निर्यात के माध्यम से। तो वहां का अर्थव्यवस्था अगर संकटग्रस्त हुआ तो उससे डिपेंडेंट जो अर्थव्यवस्था है वो भी संकटग्रस्त हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं छात्रों? तीसा का संकट। एनी कंफ्यूजन? तो ये जो तीसा का संकट हुआ या 1929-33 का विश्व व्यापी प्रथम आर्थिक संकट हुआ, तो इसने सोचने पर मजबूर कर कि अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त हुई। ठीक है, अब देखिए कि इस घटना में तीसा की घटना से पूर्व क्या चीज? तीसा की घटना से पूर्व में रूस आयोजन का सफल प्रयोग कर चुका है। ठीक है, सफल प्रयोग कर चुका है और परिणाम स्वरूप केवल रूस तीसा संकट से मुक्त रहा। अब देखिए, एक तो परिघटना तीसरा संकट को पढ़ाया, इससे जुड़ी हुई दूसरा घटना जो घट रही है विश्व में साथ साथ, वो है रूस की परिघटना, रशियन इवेंट्स, जिसको हम रशियन इवेंट्स का नाम देते हैं आपको समझाने के लिए। रूस की परिघटना, रशियन इवेंट्स क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि 20वीं शताब्दी के आते आते विश्व में पूंजीवाद का उग्र रूप धारण कर चुका था, है ना? अभी भी बताया आपको। इसकी जब भी कोई चीज उग्र होता है ना, तो उसके प्रतिक्रिया में कोई दूसरा वाद जन्म ले लेता है, ये आप मान के चलिए। तो पूंजीवाद का जो 20वीं शताब्दी में उग्र रूप सामने आया, तो इसके प्रत्युत्तर में एक नया वाद जन्म लिया जिसको बोला जाता है साम्यवाद या समाजवाद। तो पूंजीवाद में क्या था कि एक व्यक्ति के हाथ में पूंजी केंद्रित थी, इसको पूंजीवाद कहते थे। साम्यवाद ठीक इसके विपरीत विचारधारा थी, कम्युनिज्म इसके ठीक विपरीत विचारधारा थी। और वो विचारधारा क्या थी कि पूंजी एक हाथ में, एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित नहीं होगी, बल्कि संपत्ति जितनी भी होगी वो राज की होगी, और व्यक्ति को खिलाना, नौकरी देना, शिक्षित करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, यातायात की व्यवस्था करना, ये सब राज का जिम्मा है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से पूंजीवाद में जो अर्थव्यवस्था थी डिसेंट्रलाइज थी, साम्यवाद में जो अर्थव्यवस्था हो गई वो सेंट्रलाइज हो गई। यानी अर्थव्यवस्था पर पूरा का पूरा कब्जा किसका होगा? राज्य का। ऐसा क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज व्यवस्था जो 1500 ईस्वी से चली आ रही थी, उसी के वजह से यह संकट पैदा हो रहा था। मजदूरों का शोषण हो रहा था, किसानों का शोषण हो रहा था, और संसार में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही थी। कोई सोच नहीं था इसके बारे में, सिर्फ एक ही सोच था कि जिसके पास पूंजी होगी वही सुखी संपन्न हो सकता है, उसी के लिए सारा पृथ्वी है और विश्व है
बाकी के लिए कोई नियम कानून नहीं। इसके खिलाफ जो प्रतिक्रिया हुई वो था साम्यवाद, जिसने विकेंद्रीकरण के स्थान पर अर्थव्यवस्था के केंद्रीकरण की नीति अपनाई और ये कह दिया कि राज्य ही सब चीज का मालिक है, व्यक्ति के पास कोई संपत्ति नहीं है। तो यह विचारधारा एक्चुअली में कार्ल मार्क्स के द्वारा 19वीं शताब्दी में ही दे दी गई, लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर के इसमें और भी दार्शनिक हैं, मुख्य उन्हीं के माध्यम से ये वाद आया, तो इसीलिए हम सिर्फ उसका नाम ले रहे हैं। जब समाजवाद पढ़ाएंगे तो सारा डिटेल से बताएंगे आपको उसमें। तो उनका समाजवादी जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी उससे प्रभावित होकर के रूस में सबसे पहले सत्ता परिवर्तन हुआ। रूस में पहली साम्यवादी सरकार बनी, कब? 1917 में। और इस साम्यवादी सरकार को स्थापित करने के लिए जो क्रांति हुई उसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। और बोल्शेविक क्रांति करने वाला जो नेता था उसका नाम था व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन ने जो सत्ता का परिवर्तन किया, यानी राजतंत्र को समाप्त करके समाजवादी सरकार स्थापित की, तो ऐसा नहीं हुआ कि समस्या समाप्त हो गया, बल्कि 17 में जिस विचारधारा के तहत सत्ता स्थापित की और उस विचारधारा के तहत जब सारी चीजों का सेंट्रलाइज कर दिया, तो 1921 तक आते आते रूस की अर्थव्यवस्था पूर्व के, यानी 1917 से पूर्व के जारशाही व्यवस्था से भी अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई, क्योंकि उत्पादन एकदम घट गया। जब लोगों ने ये सोचा कि जब भूमि सरकार की हो गई, सब कुछ सरकार का हो गया, तब उत्पादन सरकार के लिए करे, इसलिए ना उद्योग में उत्पादन होने लगा, ना कृषि में उत्पादन होने लगा, और एक विकट स्थिति में आ गई। तब लेनिन ने नेप न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू किया 1921 से लेकर के 1924 तक, और इस पॉलिसीज के तहत बहुत सारी छूट दी गई। तब फिर अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ग्रो, और रूस ने 1928 तक आते आते ये महसूस कर लिया कि साहब ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें विकास करने के लिए सबसे पहले अपने देश के संसाधनों का मूल्यांकन करना होगा, एवोल्यूशन करना होगा, और उस मूल्यांकन के बाद उसका सदुपयोग का निर्धारण करना होगा। तो ये प्लानिंग जो तैयार किया, तो यही आयोजन था। और एक तरफ रूस में ये प्लानिंग चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका में तीसा का संकट चल रहा था। तो रूस की अर्थव्यवस्था से दुनिया नहीं जुड़ी हुई, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था से दुनिया जुड़ी हुई। इसलिए जब तीसा संकट आया तो रूस को छोड़कर के विश्वव्यापी आर्थिक संकट हो गया, लेकिन रूस चूंकि प्लानिंग के तहत आगे बढ़ रहा था, इसीलिए उस पर इस तीसा संकट का कोई असर नहीं। तो इस प्रकार आयोजन एक समाजवादी या साम्यवादी व्यवस्था है, लेकिन समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था होने के बावजूद भी चूंकि अर्थव्यवस्था की गतिशीलता के लिए काफी उपयोगी है, इसलिए वर्तमान समय में हर पूंजीवादी देश अपने यहाँ आयोजन को अपनाता है। क्लियर? तो इस प्रकार से छात्रों आयोजन या उद्भव का, माने आयोजन यानी प्लानिंग का उद्भव। क्लियर? दो चीजें हमने समझाई, एक आयोजन क्या है, दूसरा इसका उद्भव कैसे है। ठीक है, अब देखिए आगे का जो चीज हमें पढ़ानी है वो ये कि भारत में आयोजन का हम लोग पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं ना, तो पृष्ठभूमि का मतलब क्या हुआ कि भारत में किस ढंग से प्लानिंग उद्भव हुआ या ओरिजिनेट किया है ना, तो उस पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक चीज अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि संस्थागत रूप से तो भारत में जो इसका उद्भव हुआ वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ठीक है, जब योजना आयोग बनाया गया।
है ना, जब योजना आयोग बनाया गया। लेकिन वैचारिक रूप से अगर देखा जाए तो इसका उद्भव 1933 से ही होने लगा था, होने लगा था। बिल्कुल साइंटिफिकली पढ़िए तो समझ में आएगा, ज़्यादा हौच पौच करने की होने लगा था, आवश्यकता नहीं। और कैसे हम वैचारिक रूप से, तो इसके लिए निम्न परिघटना उत्तरदायी। निम्न परिघटना यानी इवेंट्स, परिघटना का मतलब इंग्लिश क्या होगा? हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों साथ चले, परिघटना उत्तरदायी। अब देखिए छात्रों, उन परिघटनाओं को हम अलग अलग करके एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए, ठीक है। ऐसे कि आप इसको पढ़े हुए हैं पहले से, तो ज़्यादा उसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं, हम सीक्वेंस के लिए कर देते हैं। नंबर 1, विश्वेश्वरैया योजना। क्या था? विश्वेश्वरैया योजना। विश्वेश्वरैया योजना, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की का प्रस्ताव नहीं, ये आप 33 कर लीजिए, डेट दे देते हैं ताकि आपको सीक्वेंस मानना। इसको 34 कर लीजिए, ठीक है, ये भी 34 ही आप मान सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस प्लान। क्या? कांग्रेस एकदम दिमाग में बैठाते हैं, उसी डेट के साथ। कांग्रेस प्लान 1938 यही पढ़े हैं। उसके बाद चौथा में मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग, इसका पीरियड आपके इस समय है 1941, ठीक है। उसके बाद मुदालियर के बाद चौथा ना है, पांचवा में है गांधीवादी योजना, या आप कह लीजिए गांधीयन प्लान। ये आपके पास इसका समय है 1944। उसके बाद है बॉम्बे प्लान। छठा में क्या है? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान, ठीक है। इसका अगर पीरियड आप लीजिएगा तो 44-45, ठीक है। अब बॉम्बे प्लान के बाद आगे है जन योजना, पीपुल्स प्लान। जन योजना या पीपुल्स प्लान। इसका अगर समय देखा जाए तो 1945। उसके बाद है सर्वोदय योजना, 8वां में सर्वोदय योजना। तो कहने का अर्थ ये है कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग बनने से पूर्व ये 8 प्रकार से आयोजन का वैचारिक आयाम तैयार हो चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, पृष्ठभूमि का मतलब हम ये आप समझिए कि योजना आयोग जो 15 अगस्त 1950 ईस्वी को बना, इसका अर्थ ये कदापि आप नहीं लगाइए कि देश को आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री रात से सुबह में उठे और उन्होंने कहा कि देखो भाई देश के विकास के लिए योजना बनेगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वैचारिक रूप से इसकी शुरुआत 1933 से हो गया।
अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि वैचारिक आयाम योजना आयोग के लिए भारत में जो वैचारिक सोच शुरू हुई वो किस घटना से हुई? ये वैश्विक घटना से प्रभावित थी ना। भारत परतंत्र जरूर था, लेकिन विश्व अर्थव्यवस्था से उस परतंत्रता में भी जुड़ा हुआ था, और जो तीसा का संकट हुआ उसका असर भारत पर भी पड़ा। तो ऐसी स्थिति में भारत के अर्थशास्त्रियों ने, उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने या राजनेताओं ने सोचना प्रारंभ किया कि भारत सिर्फ स्वतंत्र नहीं होगा, स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ेगा, बल्कि अभी से इस बात के लिए सोचेगा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे विकसित बनाई जाए कि इसमें कोई संकट उत्पन्न नहीं। तो इसी विचारधारा के तहत एक तरफ स्वतंत्रता आंदोलन भी चलता रहा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में नए विचारों के उदय के लिए विद्वानों के द्वारा वैचारिक आयाम भी तैयार किए जाते। उसमें पहला विचार जो था वो विश्वेश्वरैया योजना था। देखिए, आपको सुनकर ताजुब होगा कि विश्वेश्वरैया वास्तव में एक अभियंता थे, इंजीनियर थे, अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन ये बड़ौदा के दीवान भी रह चुके थे। बड़ौदा में गायकवाड़ का शासन था, तो उसके दीवान भी रह चुके थे, इसलिए अर्थव्यवस्था से उनका जुड़ाव हो चुका था। तो जो तीसरा संकट पैदा हुआ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक लिखी। शुरू में तो शोध पत्र था, वो रिसर्च आर्टिकल था, लेकिन 1934 में एक पुस्तक का रूप ले लिया वो। तो जगह जगह पुस्तकों में शोध पत्र भी मिलेगा और पुस्तक भी मिलेगा, जिसमें कंफ्यूज मत कीजिए, ठीक है। वो था द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ये सारे नाम बुक में हैं, बोल भी दे रहे हैं, आपको याद भी रहेगा। उसमें एक 10 वर्षीय योजना बनी। कितना? 10 वर्षीय। हाँ। और ये कहा कि भारत की जो मूलभूत समस्या है कि यहाँ सभी के सभी जनसंख्या जो है कृषि में लगा हुआ है, जबकि कृषि में उतने जनसंख्या को लगाना जो है वो सही नहीं है। इससे परछन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है। परछन बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ कि जितने लोग लगे हुए हैं उतने लोगों की आवश्यकता उस क्षेत्र में नहीं है। उदाहरण के लिए किसी परिवार में 10 सदस्य हैं और जितना खेत है तो उस खेत में 10 लोग लगे हुए हैं, उत्पादन जो हो रहा है। और अगर 10 में से 5 को निकाल लें तो भी उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 10 लोग उत्पादन करने में लगे हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में उस खेत में उस परिवार के 5 ही लोगों की आवश्यकता है। 5 लोग गलत ढंग से लगे हुए हैं। ये 5 लोग जो लगे हुए हैं ये बेरोजगार हैं वास्तव में, लेकिन रोजगार में दिखाई पड़ रहे, इसलिए ऐसे लोगों को परछन बेरोजगार बोलेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। तो उन्होंने कहा, विश्वेश्वरैया ने, कि हमारा जो योजना है उस उद्देश्य से है कि कृषि से क्षेत्र लोगों को निकाल करके उद्योग में लगा, और कृषि से हटा के यदि उद्योग में लगाते हैं तो उन्होंने कहा कि 10 वर्षों के अंदर हमारे देश की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से विश्वेश्वरैया योजना 1933 का बना। अब देखिए फिक्की जो है एक्चुअली में 1927 ईस्वी में 1927 में पूंजीपतियों का या उद्योगपतियों का कह लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की। और ये उद्योगपतियों के लिए था। तो इसने भी योजना तैयार की, और इस योजना के तहत जो बातें फिक्की के द्वारा की गई वो ये कि साहब, जो अभी तक विचारधारा था अहस्तक्षेप का, लेज़र-फेयर का, ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण हुआ ना इसी विचारधारा का, कि सरकार को उद्योग में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, फ्री छोड़ दिया। इसीलिए वहाँ के पूंजीपति और उद्योगपति जो है वो तरक्की।
तो भारत में भी वही व्यवस्था ब्रिटेन ने अपनाई। तो फिक्की इसका विरोधी हो गया कि नहीं, यह हस्तक्षेप लेजिस्लेचर की पूरी भारत में नहीं चलेगी, बल्कि इसको नियंत्रित विकास करना होगा, गाइडेड डेवलपमेंट का। ये उसका सुझाव था। दूसरा ये था कि एक उच्च शक्ति प्रवाह राष्ट्रीय योजना आयोग बने, इसके लिए कि सेंट्रलाइज तरीके से जो है वो देश के लिए योजना बनाए, तभी जो है भारत का विकास होगा। तो इस प्रकार से जो देश के आज़ादी के बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ, उसकी बुनियाद किसने डाल दी थी? तो फिक्की ने। कब डाली थी? तो 1934 ईस्वी। क्लियर? अब देखिए, दूसरा है कांग्रेस प्लान। तो जैसा कि आपको पता है कि 1935 के अधिनियम के तहत 1936 में भारत में चुनाव हुआ और 37 में 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 8 में से 6 में जो है वो पूर्ण बहुमत और स्पष्ट बहुमत से बनी, और बाकी जो 2 में हुआ था उसमें मिलीजुली सरकार बनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जो था वो कांग्रेस का ही। इतना पहले पढ़ चुके हैं। अब ऐसी परिस्थिति में 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में, और हरिपुरा के कांग्रेस के 1938 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस आयोजन के बहुत बड़े पक्षधर थे, जबकि जो गांधी जी थे और गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के जो अन्य लोग थे वो आयोजन के विरोधी थे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, इसलिए उनकी बात मानी गई और उन्होंने 8 प्रांतों के उद्योग मंत्रियों की बैठक बुलाई। इस बैठक में नेशनल प्लानिंग कमीशन नामक एक संगठन बना दिया, और उसकी अध्यक्षता किसे दी गई? जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 में बना कांग्रेस के द्वारा, उसी को कांग्रेस प्लान कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देश के लिए योजना बनाने के लिए इसमें कार्यकारिणी जो बनाई गई उसमें 15 लोगों की, जिसमें 8 जो थे मतलब उद्योग मंत्री, इंडस्ट्री मिनिस्टर हर राज्यों के, कांग्रेसी राज्यों के, वो शामिल थे। इसके अलावा जो थे वो एम विश्वेश्वरैया भी इसमें शामिल थे कांग्रेस प्लान में, JRD टाटा भी शामिल थे, GD बिरला भी शामिल थे, और लाला श्रीराम भी शामिल थे। इसके अलावा 2-4 विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया इस कार्यकारिणी। यही नहीं, 15 कार्यकारिणी में के अतिरिक्त इस कमीशन के 350 सदस्य थे। कितना? 350, ये सब डेटा याद रखिए। और एक प्रकार का पार्लियामेंट बना दिया सुभाष चंद्र बोस ने। 350 सदस्य का मतलब क्या? पार्लियामेंट ही क्या होता है, यानी हर क्षेत्र से, हर जगह से लोगों को इसकी सदस्यता। और प्लानिंग के विचार करने के लिए 32 उप समितियां तैयार हुई। जैसे संविधान बनाने के लिए उप समितियां बनी थी, वैसी देश के प्लानिंग के लिए 32 उप समितियां बनी, और हर क्षेत्र के ऊपर अलग अलग विचार किया गया। अब इसी से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस प्लान कितना विरल। लेकिन दुर्भाग्यवश 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और इसके विरोध में 40 से जब आंदोलन होना शुरू हुआ, तो अधिकांश कांग्रेस नेता जो है या तो गिरफ्तार कर लिए गए, या जेलों में डाल दिए गए, या भूमिगत हो गए। तो ये राष्ट्रीय आयोजन समिति का कार्य ठप पड़ गया। और जब देश आज़ाद हुआ तब इसमें जो बातें विचार की गई थी उसको अंतिम में 1949 में प्रस्तुत किया गया। क्लियर? तो ये था क्या? कांग्रेस प्लान। अब मुदालियर, तो इसमें खास बात नहीं थी। 41 में एक अर्थशास्त्री थे मुदालियर, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी, और ये कमेटी एक्चुअली में कांग्रेस प्लान के अधीन ही विचार करने के लिए बनी। तो इसका कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब गांधीयन प्लान पर आइए।
तो ये बड़ा एक गांधीवादी गांधीयन प्लान का मतलब गांधी जी ने तैयार नहीं किया, गांधीयन बल्कि गांधी के विचारों से प्रभावित एक अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था श्री मन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल, MN अग्रवाल, क्लियर याद रहेगा। क्या नाम था छात्रों? श्रीमन नारायण अग्रवाल, MN अग्रवाल। तो इन्होंने जो आयोजन का प्रारूप तैयार किया वो पूंजीवाद से पूरी तरीके से हटकर इन्होंने कि आयोजन ग्रामीण स्तर पर होना चाहिए, जो सेंट्रलाइज आयोजन है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि आयोजन की नीतियां जो तैयार हो कहां हो, ग्रामीण स्तर पर। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था और इसके लिए कांग्रेस तैयार नहीं थी, कांग्रेस ठीक इसके विपरीत चाल चल रही थी। तो ये यहां पर से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दोहरा रूप दिखाई पड़ता है। इस विचारधारा के तहत ये माना गया था कि आजादी जो था ये संपूर्ण संकल्पना का नाम था, जिस संपूर्ण संकल्पना में राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता तीनों शामिल थे। कांग्रेस ने जो कांग्रेस प्लान बनाया उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ राजनीति से प्रभावित थी और गांधीयन प्लान जो था इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का भी समावेश था। यही वजह था कि ये लागू नहीं हो सका। अब बम्बई प्लान 8 उद्योगपतियों ने 1940-44 में ये किया। तो अध्यक्ष इसके JRD टाटा थे और उपाध्यक्ष बिरला थे, इसलिए इसको टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। आइए पूरी तरीके से उद्योग से संबंधित था, क्लियर। आगे जन योजना, ये के MN रॉय थे, मानवेंद्र नाथ रॉय, ये एक्सट्रीमिस्ट थे, विचारधारा से उग्र थे और एक प्रकार से वामपंथी विचारधारा, इसलिए इन्होंने जो योजना प्रस्तुत की वो जनता के हित में अधिक था। और अंत में 1950 में सर्वोदय योजना के जन्मदाता जयप्रकाश नारायण थे, जिन्होंने 1975 में बिहार की धरती से संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। ये एक ऐसे नेता थे जो शुरू से सत्ता के विरोधी रहे, इनकी एक अलग विचारधारा थी। तो उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो विचारधारा थी वो सर्वोदय की थी। सर्वोदय के विचारधारा के जनक वास्तव में विनोबा भावे थे, जो गांधी जी के शिष्य थे। और इस योजना के तहत, सर्वोदय की योजना के तहत जो चीजें अर्थव्यवस्था में लागू की गई थी कि भारत की सबसे बड़ी समस्या है वो है भूमि से जुड़ी हुई। तो इसलिए भूमि को धारण करने वाले यानी जमींदार वर्ग जो है अपनी स्वेच्छा से भूमिहीन वर्गों के बीच वितरित करे। तो उससे सर्वोदय का एक नया रूप उभर करके सामने आया, जिसको भूदान आंदोलन बोला जाता है, जिसके जनक भारत में विनोबा भावे थे। तो इस तरीके से सर्वोदय जो विचारधारा थी वो ट्रस्टीशिप पे डिपेंड थी। कहा गया कि जो भी आपके पास संपत्ति है उसके आप मालिक नहीं बल्कि ट्रस्टीज हैं, और ट्रस्टी के लिए जरूरी है कि उसके अधीन जो भी लोग हैं उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। तो जो सर्वोदय योजना था वो जयप्रकाश नारायण के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर आधारित है। जो भी हो, ये आठों की आठों योजनाओं सिर्फ मस्तिष्क और कागज तक सीमित रही। वास्तविक बात यह है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में आयोजन हेतु 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग बनाया गया और उस योजना आयोग के द्वारा अब तक का अर्थ हुआ 2019 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई और उसके तहत देश का एक विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी कुछ कमियां रह गई हैं, जिसके वजह से नई सरकार ने 2017 में नीति आयोग के तहत जमीन से विकास करने की कोशिश की और उसमें भी वो सफल रह गए। तो ये था छात्रों योजना आयोग की
पृष्ठभूमि। अगले क्लास में हम मिलेंगे तो अभी तक 12 योजनाएं जितनी हो चुकी हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद।